साथियों नमस्कार। साथियों आजकल सीए काफी चर्चा में है और लोगों को लग रहा है कि सीए आने से बहुत कुछ उथल पुथल हो जाएगी। मुसलमानों को ये डर दिखाया जा रहा है कि सीए आने से उनकी सिटीजनशिप चली जाएगी। कई मुसलमानों को ये डर बैठा दिया गया है कि उनको इस देश से बाहर कर दिया जाएगा और कुछ मुसलमानों को ये डर बैठा दिया गया है कि उसके आने से हिंदू और मुसलमान की लड़ाई भी हो जाएगी, जबकि ये सब भ्रांतियां हैं, सब अफवाह है। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं इसमें सीए की तो डिस्कशन करेंगे ही, साथ में एनआरसी की भी करेंगे, एनपीआर की भी करेंगे और ये जानेंगे कि हमारे देश में प्रोपेगेंडा किस तरीके से चलाया जाता है, किस तरीके से एक सीधी सादी जानकारी को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है और आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी उसे गलत तरीके से मानने लग जाते हैं और उन्हें यह लगने लग जाता है कि वास्तव में सरकार कुछ गलत कर रही है। हम विद प्रूफ बात करेंगे और साक्ष्यों के साथ बात करेंगे। आइए बात स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो सिटीजनशिप पर काफी कुछ बात करी जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखते हैं। हमारे देश में इतिहास से हम देख रहे हैं कि पहले मुगल्स आए, उसके बाद में अंग्रेज आए, उसके बाद में और आक्रांता आए। हमारे देश में कोई ना कोई बाहर का यहां पर आता रहा है। हर बार जो लोग आए उन्होंने ये कोशिश करी कि इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दें। इस देश की रीढ़ की हड्डी है यहाँ की संस्कृति, यहाँ का सनातन धर्म, यहाँ का कल्चर और यहाँ की मेल मिलाप। जिस तरीके से लोग यहाँ पर रहते थे, इज्जत के साथ रहते थे, महिलाओं को इज्जत देते थे, हर चीज हमारे यहाँ पर बड़ी सिस्टमेटिक थी। लेकिन जैसे जैसे मुगल्स आना स्टार्ट हुए और आक्रांत आना स्टार्ट हुए, उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ के लोगों को, इनकी रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ा जाए, इन लोगों को इनकी संस्कृति से दूर किया जाए। तो एक तो उन्होंने संस्कृति से दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया, जैसे मंदिर को तोड़ना, मंदिर को लूट लेना, उसका धन लूट लेना, महिलाओं के साथ बर्बरता करना, जानबूझ करके ऐसे कृत्य कराना जो कराए नहीं जा सकते, जानबूझ करके अपने रिलीजन को यहाँ पर प्रोपोगेट करना जिससे कि लोग अपनी संस्कृति, अपना धर्म भूल जाएं और इनकी बात को अपना लें। कई सारी किताबें ऐसी हैं, कई सारे टेक्स्ट ऐसे हैं जिनमें ये बातें लिखी हुई हैं। जैसे एक चचनामा है, आप कलकत्ता में म्यूजियम में चले जाएंगे तो वहां पे कई सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे, साफ साफ लिखा है कि हिंदू मंदिरों को जानबूझ करके तोड़ा गया था, विशेष तौर पे अंग्रेजों ने तोड़वाया था। आजकल ज्ञानवापी काफी चर्चा में है, उसमें आपको पता है कि साफ साफ हिंदू मंदिर पे ही मस्जिद बनाई गई है। एक्चुअली मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि बैकग्राउंड क्या है, आप समझने की कोशिश करना। तो इन सब के बीच कोशिश ये थी कि भारत अपनी जड़ों से दूर हो जाए और एक नया जो कल्चर है, जो उनकी थोपी हुई मानसिकता है, वो भारत को थोपी जाए, उसको मनवाया जाए जैसे वो दुनिया में मनवाते हुए आ रहे थे। दुनिया के कई देशों में आपने देखा होगा कि धर्म परिवर्तन करा दिए गए, पूरे के पूरे देश के धर्म परिवर्तन करा दिए गए। चाहे आप इजिप्ट देखें, चाहे आप ईरान देखें लेटर बाद में जाकर के, चाहे आप अफ्रीका के और देशों को देखें, हर जगह धर्म परिवर्तन बड़े स्तर पर हुआ। यह कोशिश भारत में भी चली और सबसे पहले भारत के प्रतीकों को तोड़ करके शुरुआत करी गई। खैर वो एक बात थी। जब मुगल्स गए तब तक काफी डिफॉर्मेशन हो चुका था, चीजें टूट चुकी थी, खराब हो चुकी थी। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी सेम चीज को आगे फॉलो किया। उनको पता था कि अगर भारत पर राज करना है तो पहले फीमेल और मेल के बीच में एक दीवार खड़ी करो, उसके बाद इनका जो धर्म है उसके बीच में दीवार खड़ी करो, उसके बाद धर्म के अंदर जो जातियां हैं उसके बीच में दीवार खड़ी करो और हर किसी के अंदर एक कॉन्शियसनेस बिठा दो, एक अंदर चेतना बिठा दो कि तुम फलाने धर्म के हो, तुम फलानी जात के हो, जिससे कि लोगों में एक डर बैठा जाए। और जब डर बैठ जाएगा तभी दो अलग अलग समुदाय एक दूसरे से दूर जाएंगे। और मैकुले इस बात को कहता था 1835 में, उसने कहा था कि अगर भारत पर राज करना है तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बदल दो, अगर भारत पर राज करना है तो यहाँ की संस्कृति को गलत तरीके से पेश करो या इन्हें संस्कृति से दूर कर दो। और इतना ही नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में भी भारत को लंबे समय तक नहीं बताया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को पता चल गया था कि यहाँ पर सबसे विकसित सभ्यता रहती थी। जब पूरी दुनिया में लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे, खाना खाना नहीं जानते थे, उस वक्त भारत की सभ्यता साइंटिफिक तरीके से अपना पूरा का पूरा शहर बसा लेती थी। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके हम लोगों को ये जानकारी दी नहीं, क्योंकि उससे हमारा आत्मविश्वास ना बढ़ जाए। फिर जब अंग्रेज गए तो ऐसा बीज बो करके गए जो आज तक हमको परेशान करता है। वो बीज था पार्टीशन का, वो बीज था दो देशों में दूरी बनाने का। और आपको पता है कि पाकिस्तान का निर्माण क्यों हुआ? पाकिस्तान का निर्माण हुआ था धर्म के बेसिस पर। यह बात खुली बात है। कुछ लोगों ने यह डिमांड करी कि हमें इस्लाम के बेसिस पर नया देश चाहिए और पाकिस्तान वो देश बना। आप जानिए इस बात, इसको तो कोई नकार नहीं सकता ना कि एक धर्म के बेसिस पर देश मांगा गया था। जो देश मांगने वाले वो लोग थे और जिन्होंने इस बात को सपोर्ट किया था उस पर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, लेकिन उसके आगे की बात जो होती है उस पर सब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। भाई जब पाकिस्तान का बंटवारा आपने किया, उसको एक अलग देश बना दिया था, तब क्या यहाँ पे देशभक्त लोग नहीं थे? उन लोगों ने क्यों नहीं इस चीज का विरोध किया?
क्यों उस चीज के सपोर्ट में आ गए? कि आज आप अपने देश का एक भी टुकड़ा किसी को देने को तैयार हो जाएंगे? 1947 में कैसे तैयार हो गए आप? कैसे आप इतनी आसानी से देश के टुकड़े करा सकते हैं? और वो भी इस प्रकार से कि आधा पाकिस्तान इस तरफ और आधा पाकिस्तान इस तरफ। जैसे भारत का नक्शा अगर हम बनाए तो आपको पता है कि एक बांग्लादेश ये है और पाकिस्तान आपका ये है, पाकिस्तान ये रहा, बांग्लादेश ये रहा। भाई आप इंडिया का बंटवारा कर रहे हो, लेकिन ऐसा कैसा बंटवारा कर रहे हो कि आधा पाकिस्तान इधर और आधा पाकिस्तान इधर? ये सोची समझी साजिश थी अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने भी यही काम किया था। उनकी क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी, वो लगी हुई है क्रिश्चियन धर्म का प्रोपोगेशन करने में। नक्सल एरियाज में कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, ट्राइबल एरियाज में कर रहे हैं, जनजातियों को टारगेट कर रहे हैं, एससीज को कर रहे हैं, एसटीज को कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। सवाल उठता है तो किस पे? सीएए पर सवाल उठता है, तो एनपीआर पर सवाल उठता है, तो एनआरसी पर। अब सवाल पे आ जाते हैं। देखिए साहब, जब हमारे देश का बंटवारा कर दिया गया तो एक देश बना पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने कहा कि हम एक इस्लामिक देश हैं। उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम इस्लामिक हैं। वो ये नहीं कह रहा कि हम सेकुलर हैं, हम इस्लामिक हैं। ठीक है साहब, मान लिया आप इस्लामिक हो। और भारत ने कहा कि हम सेकुलर हैं, हम ना इस्लामिक हैं, ना हिंदू हैं, ना कुछ है, हम सेकुलर हैं। हमने कहा ठीक है, हम भी मान गए, वो भी मान गया। हमने एक बात कही, देखो भाई, जितने भी लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं चले जाएं, चाहे किसी भी धर्म के हों, और जितने भी लोग भारत रुकना चाहें वो रुक जाएं, किसी भी धर्म के हों, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने पाकिस्तान से ये बात कही कि सुनो, तुम इस्लाम के धर्म पे बन तो रहे हो, तुम्हारे यहाँ मुसलमान ज्यादा रहेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन तुम्हारे यहाँ हिंदूज भी रहेंगे, पारसीज भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, क्रिश्चियंस भी रहेंगे, जैन भी रहेंगे, बौद्ध भी रहेंगे। इन सबका ध्यान रखना। एक घर है, उसमें एक पिता है, और पिता के मान लो 2 बेटे हैं। अब उनमें से एक बेटा कहता है कि मुझे आपसे अलग रहना है, एक नया घर बना करके उसमें रहना है। अब पिता कहता है चलो तुम रह लो। अब वो बोलता है कि पिताजी मैं चाहता हूं कि छोटा वाला जो भाई है इसे भी अपने साथ ले रहा हूं। तो पिताजी कहेंगे चलो ठीक है, छोटे वाले भाई, तुम्हें अगर बड़े भाई के साथ जाना है तो उसके साथ चले जाओ, या मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ रह लो, लेकिन बड़े भाई तुम ध्यान रखना, तुमको अगर मैं छोटा अपना बेटा दे रहा हूं तो इसका ध्यान रखना वहां पर, इसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिता ने कहा, पिता ने किससे कहा? अपने बड़े बेटे से, कि छोटा बेटा दे रहा हूं, इसका भी ध्यान रखना, तुम लोग तो वहां पे मेजोरिटी में हो। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भारत ने यह भी कहा, पिता ने यह भी कहा कि अगर छोटे बच्चों को कोई दिक्कत हुई या हमारे साथियों को कोई दिक्कत हुई तो हम इसके लिए एक सख्त कदम भी उठा सकते हैं। ये बात कही थी, लेकिन कोई लिखा पढ़ी में ऐसा कुछ नहीं था कि हम ऐसा कर ही डालेंगे, वैसा कर डालेंगे, बट एक अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है साहब, पाकिस्तान बन गया, आधा पाकिस्तान उधर, आधा पाकिस्तान इधर, जैसा कि मैंने बताया। भारत में भी लोगों को नागरिकता दी जाने लगी कि ठीक है, तुम लोग इंडिया में रहना चाहते हो, तुम इंडियन हटो, तुम इंडिया में रहना चाहते हो, तुम इंडियन हटो, तुम इंडिया में रहना चाहते हो, तुम इंडियन हटो। चाहे किसी भी जात मजहब किसी के भी हो, हमें कोई लेना देना चीज से नहीं था। तो हमने आप अपने यहां पर सिटीजनशिप या नागरिकता को लेकर के 2 पहलू जोड़े। पहला तो ये कि हमने अपने संविधान में इस चीज को दर्ज किया कि हमारे देश की सिटीजनशिप जैसी भी कोई चीज रहेगी, और दूसरा, सिटीजनशिप के लिए या नागरिकता के लिए हम एक्ट लेकर के आए, विधेयक लेकर के आए, अधिनियम लेकर के आए, उसे अधिनियम बनाया बाद में। एक्ट क्या होता है, अलग से लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, फिर एक्ट बनता है, यानी कि अधिनियम बनता है। और एक चीज होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज करी जाती है, जो आर्टिकल के तहत आती है, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 14, 15। जब अनुच्छेद के अनुसार बात करते हैं तो वो समझ जाना कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज चीज है, और जब हम एक्ट के जरिए भी बात कर रहे होते हैं तो वो समझ जाना कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो ये 2 तरह की बॉडी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक स्टैच्यूटरी बॉडी। स्टैच्यूटरी बॉडी किस चीज के तहत बनती है? किसी एक्ट के तहत बनती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम सिटीजनशिप एक्ट लेकर के आए, और यही एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट है। इसमें अमेंडमेंट किया गया है 2019 में, इसलिए इसका नाम पड़ा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। जब किसी एक्ट में अमेंडमेंट कर देते हैं, कुछ बदलाव कर देते हैं, तो अमेंडमेंट बोलते हैं, संशोधन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, पहले भी हुआ है। 1986 में हुआ, 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, और अब जाकर के 19 में हुआ। लेकिन इस वाला जो अमेंडमेंट है, या ये वाला जो हमने संशोधन किया है, ये चर्चा में क्यों ज्यादा है, इस पर बात करते हैं। तो देखिए, हुआ ये कि जब 1947 में बंटवारा हो गया, तो उसके बाद हमने देखा कि अगले 3 साल में 1950 तक जो बांग्लादेश वाला पाकिस्तान था, यानी ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बर्बरता बहुत की जाने लगी। उनको मारा जाने लगा, काटा जाने लगा, बड़े स्तर पर कन्वर्जन कराए गए। वहां भी चल रहा था, वेस्ट पाकिस्तान में भी चल रहा था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में भी चल रहा था। और लाखों हिंदू बांग्लादेश छोड़ करके वापस भारत आए। उन्होंने कहा हमें भैया शरण दे दो, हमें वापस इंडिया आना है, वापस इंडिया आना है करके।
जाहिर सी बात है कि हिंदू हिंदू आए होंगे तो मुसलमान भी आए होंगे, दोनों ही आए। ठीक है साहब। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे जो नेहरू साहब हैं उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम लोग बांग्लादेश से इंडिया आ तो रहे हो और हम तुम्हें आने भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेहरू जी ने इस चीज को स्वीकारा कि जितने भी लोग धर्म के बेसिस पर प्रताड़ित होकर के भारत में आ रहे हैं वो यहां आकर के रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत ये हो गई थी कि ये लोग ज्यादातर जो बांग्लादेश से आए थे ये आए थे आसाम में, तो आसाम में भीड़भाड़ ज्यादा हो गई थी बांग्लादेशियों की, यानी उस समय ईस्ट पाकिस्तान था तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की। इस बात से आसाम की सरकार भी दिक्कत में आ गई कि यार हमारे यहां पर तो अवैध तरीके से बहुत सारे लोग आ गए। तब नेहरू जी ने कहा पाकिस्तान से कि भाई एक पैक्ट कर लेते हैं और आसाम में जो अवैध तरीके से लोग आए हम उन्हें बाहर करेंगे। ये बात सही है कि जो लोग प्रताड़ित होकर के आए उन्हें तो शरण देंगे, लेकिन जो जबरदस्ती आए, प्रताड़ित होकर के नहीं आए, यहां करके डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, उन्हें बाहर करेंगे। और इसलिए नेहरू जी ने 1950 के आसपास पाकिस्तान से कहकर के एक पैक्ट साइन किया जिसे कहते हैं लियाकत नेहरू पैक्ट या नेहरू लियाकत पैक्ट, कुछ भी कह सकते हैं। ये 1950 में साइन किया गया था और इस पैक्ट के जरिए आसाम में जो अवैध तरीके से लोग आए थे उन्हें बाहर किया गया और जो यहाँ के हिंदूज वगैरह सिख वगैरह लोग आए थे वहां से प्रताड़ित होकर के आए थे उन्हें यहां पर शरण दी गई थी। पहले दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि पहली बार इस बार लेकर के आए, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो इस समय लेकर के आए हैं 2019 में, इस बार हमने एक शब्द जोड़ा परसिक्यूशन। हमने कहा कि भाई जो अमेंडमेंट हम सिटीजनशिप के एक्ट में कर रहे हैं इसमें परसिक्यूटेड जो लोग हैं उनको सिटीजनशिप देने का काम हम करेंगे। सिटीजनशिप किसी की छीनी नहीं जाएगी, सिटीजनशिप दी जाएगी। किसको दी जाएगी? उन लोगों को जो परसिक्यूटेड हो रखे हैं। परसिक्यूटेड कौन है? जिनके साथ भेदभाव किया गया है और उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा है। भेदभाव किस बेसिस पर किया गया है? रिलीजन के बेसिस पर किया गया है। अगर कोई ऐसा नागरिक है जो 3 देश, जिनमें एक आपका पाकिस्तान है, एक आज की डेट में बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है, यहां का कोई माइनॉरिटी किस बेसिस पर? रिलीजन के बेसिस पर, जाति के बेसिस पर नहीं, रिलीजन के बेसिस पर। अगर कोई माइनॉरिटी ऐसा है जिसके साथ भेदभाव किया गया है, जिसे परेशान किया गया है, हम उसे यह कहते हैं कि अगर आप भारत में 2014 से पहले आ गए हो, 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हो, तो आप भारत में रुक सकते हो, हम आपको नागरिकता दे देंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अब आप कहेंगे ठीक है, लोग आ गए, आपकी बात सही है, तो ये जो माइनॉरिटी है इसमें कौन कौन से माइनॉरिटी मंगाए हैं? हम कहेंगे कि इसमें हिंदूज को दी जाएगी, इसमें आपके सिख्स को दी जाएगी, इसमें बुद्धिस्ट को दी जाएगी, इसमें क्रिश्चियंस को दी जाएगी, इसमें पारसीज को दी जाएगी और जैन को दी जाएगी। ये जो 6 कम्युनिटीज हैं, जो 6 रिलीजन हैं, इनके लोगों को नागरिकता दी जाएगी अगर ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से परेशान होकर के धर्म के बेसिस पर भारत में आए हैं। अब आप यहां से काउंटर क्वेश्चन करोगे कि ठीक है, जब सबको दे रहे हो तो मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे? मुसलमानों को इसलिए नहीं दे रहे, उसका कारण है। अगर कोई पाकिस्तान से मान लो भारत आ रहा है और उसकी जाति अगर मुसलमान है, तो ऐसा हो सकता है कि एक मुसलमान धर्म के बेसिस पर परेशान होकर के भारत आए? भाई मुसलमान आप हो इसलिए तो आपको एक नया देश दिया गया था, इस्लाम के बेसिस पर तो आपने एक नया देश बनाया था पाकिस्तान। तो रिलीजन के बेसिस पर तो ऑलरेडी हम आपको एक नया देश दे चुके हैं। अब आप कह रहे हो रिलीजन के बेसिस पे हम परेशान हैं, हमें वापस आने दो। भाई तुम रिलीजन के बेसिस पे कैसे परेशान हो सकते हो? तो तुम्हारा खुद को यह कहना कि परसिक्यूटेड हो, यह गलत है। तुम जाति के बेसिस पे हो सकते हो। मुसलमान में मान लो 100 जातियां हैं, अब आपस में हर कोई किसी न किसी बात से परेशानी है, वो तो हर जगह है, भारत में है, भारत में न जाने कितनी जातियां हैं, सब परेशान है लोग। लेकिन हमारे एक्ट में जाति को तवज्जो नहीं दी गई है, रिलीजन को दी गई है। और दुनिया में जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं सब लोग मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं। जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का मामला चल रहा है, तो आपने देखा होगा फिलिस्तीन के लिए पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं सबने आवाज उठाई है। वो बात अलग है कि उसको अरब के देश भी सपोर्ट नहीं करते। वो बात अलग है कि एक टाइम था कि पाकिस्तान के लोगों ने फिलिस्तीनियों को सबसे ज्यादा मारा था, ब्लैक सितंबर वॉर 1970। वो बात अलग है कि जॉर्डन के लोगों ने फिलिस्तीनियों को सबसे ज्यादा मारा था। ये बात अलग है इजिप्ट फिलिस्तीनी लोगों को घुसने नहीं दे रहा अपने यहां पर। लेकिन ब्रदरहुड तो है, किस बेसिस पर? मुस्लिम के बेसिस पर। वहां जाति नहीं आती। लेकिन जब आप बात करते हो कि हमें जबरदस्ती अपने देश में सिटीजनशिप दे दो, तो आप जाति की बात करते हो कि हम तो अहमदिया हैं, हम तो बरेलवी हैं, हमारे साथ बड़ा जो है गलत सलूक हो रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो एक्ट में ये कोई सिस्टम है ही नहीं कि आपकी जाति के बेसिस पर हम बात करें। हम तो बात करेंगे रिलीजन के बेसिस पर। आप रिलीजन के बेसिस पर अपना देश ले चुके हो, अब आपसे बात हम नहीं कर पाएंगे। हम बात उन लोगों की करेंगे जिन्हें रिलीजन के बेसिस पर आप भगा रहे हो। आप अगर हिंदू को यहां से भगा रहे हो तो रिलीजन के बेसिस पर भगा रहे हो, जाति के बेसिस पर नहीं। आप बुद्धिस्ट को भगा रहे हो तो
रिलीजन के बेसिस पे भगा रहे हो। आप जैन को भगा रहे हो तो रिलीजन के बेसिस पर, पारसी को तो रिलीजन के बेसिस पर, सिख को तो रिलीजन के बेसिस पर, लेकिन मुसलमान को रिलीजन के बेसिस पे नहीं भगा रहे हो। आपकी अपनी समस्या है, जातिगत समस्या। तो मुसलमान को क्यों दें? एक, इस एक्ट के जरिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम देंगे नहीं मुसलमान को, मुस्लिम आकर के भी ले सकते हैं सिटीजनशिप। अदनान सामी ने ली है। अदनान सामी एक फेमस सिंगर हैं, आप जानते होंगे अदनान सामी, कई सारे गीत गाए हैं, उनको दिए हमने, और आज भी किसी को भी दे सकते हैं आने वाले समय में। और ऐसा भी नहीं है कि 2014 के बाद कोई हिंदू आया तो उसे दे देंगे ना, हिंदू भी आएगा तब भी वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, मुस्लिम आएगा तब भी वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन 2014 तक अगर आप वहां से परेशान होकर के आए हो और पिछले 10, 20, 30, 40, 50 साल से यहाँ शरणार्थी बन के रह रहे हो, तो हम नहीं सुनेंगे आपकी, भारत नहीं सुनेगा, तो कौन सुनेगा? आप कहोगे भारत ने ठेका ले रखा है। हाँ ले रखा है, क्योंकि इन लोगों ने नहीं लिया। ये धर्म के बेसिस पर बने हुए आंकड़े देखिए आप। परसिक्यूशन, बांग्लादेश में 1947 में 22% हिंदू थे, 1974 में सिर्फ 13.5% रह गए। मैं बांग्लादेश का मतलब 1947 में ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है, 22% थे, 1974 में 13% रह गए, और 2022 में सिर्फ लगभग 7% रह गए। क्यों रह गए भैया, क्यों रह गए? या तो आपने कन्वर्ट करा दिया, या शायद मार दिया होगा, या उन्हें भाग करके भारत आना पड़ा। क्यों आना पड़ा भैया, क्यों आना पड़ा? दूसरा आइए, पाकिस्तान 1947 में पूरे पाकिस्तान में 24% थे, और 2022 में 1% से भी कम रह गए। इस पर सवाल नहीं उठाता कोई? क्यों नहीं उठाता भैया? इन लोगों का ध्यान कौन देगा बताइए? आप कहोगे कि साहब श्रीलंका देगा, देख लो श्रीलंका को 1915 में 25% हिंदू थे, 2011 में 12.6% है, और कम हो गए, आंकड़ा नहीं है। क्यों भैया? अगला देख लो, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में 1992 में 2 लाख हिंदू और सिख थे, और आज आंकड़ा है ये 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख थे 1992 में, और आज 500 से भी कम बचे हैं, 500 लोग भी नहीं है। अफगानिस्तान आपको जगह नहीं दे रहा, पाकिस्तान नहीं दे रहा, बांग्लादेश नहीं दे रहा, श्रीलंका नहीं दे रहा, म्यांमार नहीं दे रहा, कोई नहीं, चाइना तो छोड़ ही दो, कौन देगा फिर? यहूदी अगर परेशान नहीं होगा, परेशान होकर के इजराइल नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? उसी प्रकार से हिंदू परेशान नहीं होगा तो भारत नहीं आएगा तो कहां आएगा? भारत ने यही कह करके तो हिंदू को जाने दिया था कि आपकी मर्जी है, और यही कह के मुसलमान को रोक लिया था कि आपकी मर्जी है। बावजूद इसके कि मुसलमान के नाम पर आपने नया देश बना लिया था। इस बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? सवाल ये। अगला, हम आपसे ये पूछेंगे, जो लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि ठीक है आपकी बात हमने मान ली, चलो, लेकिन जो अवैध तरीके से यहां पर लाखों रोहिंग्यास भारत में घुस आए हैं और यहां पर रह रहे हैं, इनके बारे में सवाल क्यों नहीं उठाते? रोहिंग्यास भी मुसलमान हैं जो म्यांमार में रहते हैं। म्यांमार का रखाइन प्रोविंस है, रखाइन स्टेट है, यहां पर रहने वाले मुसलमान थे जिन्हें म्यांमार किसी प्रकार के अधिकार नहीं देता, तो वो मुसलमान वहां से भागना स्टार्ट कर दिए, आधे से ज्यादा भारत आ गए, कुछ बांग्लादेश में चले गए। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में आकर के रह रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि हमें शरण दे दो, शरण दे दो, भारत ने इनको शरण दी थी। भारत ने कहा चलो रह लो, कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब वहाँ थोड़ा बस गए, दमदारी आ गई, तो बाकियों को परेशान करने लगे, कन्वर्ट कराने लगे। इस बारे में कोई भी आदमी बोलता है क्या? कोई भी आपने न्यूज़ चैनल वाला जो सीए का विरोध कर रहा है या कोई प्रोटेस्ट कर रहा है कभी देखा बोलते हुए? नहीं बोला होगा। आपको पता है हमारे देश में अवैध तरीके से कितने बांग्लादेशी घुसे हुए हैं? बांग्लादेशियों का अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे देश में आज की डेट में 6 से 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेशी हैं और अवैध तरीके से आए हैं। भाई बांग्लादेश से मैं मानता हूं भारत में 2 तरह के लोग आ सकते हैं, एक तो हिंदू आएगा, एक मुसलमान आएगा, मैंने मोटे तौर पे मान लिया। तो बांग्लादेश से अगर हिंदू आ रहा है तो शौक में तो आ नहीं रहा होगा, प्रताड़ित होकर के ही आ रहा होगा। वो आंकड़े भी बता रहे हैं कि कैसे परसेंटेज कम होती जा रही है। तो इसको तो हम कहते हैं शरणार्थी, है ना, परसिक्यूट होकर के तुम आए हो। लेकिन मुस्लिम क्यों आया है? तुम तो मुस्लिम नाम के देश में बैठे हुए हो, तुम तो वहीं के नागरिक हो, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इस्लामिक स्टेट। फिर क्यों आए आप? ये आप इसलिए इंडिया में आए क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि मुसलमानों को राइट्स ज्यादा दिए जाते हैं। आपको पता है इंडिया में मुसलमानों के लिए स्कीम्स बहुत हैं। आपको पता है इंडिया में मुसलमानों के लिए बहुत सारे भत्ते दिए जाते हैं, इसलिए आप उनके हकों को मार करके खुद हक लेने आए हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीए मुसलमानों के लिए है, उनके हक के लिए है, क्योंकि आप मुसलमान भाइयों, आपके हक की जो चीज थी उसे कोई और खा रहा है। आप समझ रहे हैं? इसी प्रकार से एनपीआर और एनआरसी भी आपके लिए ही है। अब देखो ये जो बांग्लादेशी 6 से 7 करोड़ हैं, ऐसा ज्योति बसु कहते थे। ज्योति बसु कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम थे, जो लगभग कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में 37 साल रही थी, 37 ईयर्स। उन तक ने यह बात कही थी कि कई सारे बांग्लादेशी हैं, करोड़ों में हैं, जो भारत में आकर के रह रहे हैं। बीएसएफ की रिपोर्ट कहती है, बीएसएफ के जवान जो होते हैं,
कि भाई बांग्लादेशी कई सारे हैं अवैध तरीके से रह रहे हैं, और माना जाता है कि इनमें से 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ या उससे ज्यादा भी हो सकता है, 2 करोड़ तक का तो आंकड़ा सुना है कि ये अकेले बंगाल में रह रहे हैं। इसलिए ममता बनर्जी इन पर मेहरबान है, वोट बैंक है उनका। इसलिए ममता बनर्जी शेख शाहजहां को बचा रही है, वही जिसने अभी ये किया है, संदेश खाली किया है। और इसीलिए दिल्ली में भी, आप जानते हैं दिल्ली में प्रोटेस्ट क्यों हुआ था? क्योंकि दिल्ली में भी ज्यादातर बांग्लादेशी रहते हैं, उनको भी वहां का एक सीएम बचा रहा है, उनके लिए फ्री स्कीम्स लेके आया, फ्री 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 आप लो बस। क्यों नहीं कोई आवाज उठाता बांग्लादेशियों के खिलाफ? कोई बता देना, बताए कोई। हमारे यहाँ पे खैरात बट रही है क्या? लेकिन नहीं, सीए के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि प्रोपेगेंडा चलता है ना। अब और देखिए स्थितियां, और देखिए हमारे देश में एक आसाम अकॉर्ड करा गया। आसाम अकॉर्ड क्या है? एक तरीके से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके से एग्रीमेंट है भारत के सरकार और आसाम की गवर्नमेंट के बीच करना पड़ा। आसाम में 1979 में 1979 में एक बाय इलेक्शन होना था। उस बाय इलेक्शन में यह देखा गया कि जो वोटर्स की संख्या है, एक विशेष प्रकार के वोटर अलग तरीके से ही बढ़ गए। वोटर की संख्या मान लो 100 होनी थी, वो अचानक से 150 निकली। तो बड़ी हैरानी हुई इलेक्शन कमीशन को भी कि अचानक से वोटर की संख्या कैसे बढ़ गई। तहकीकात करी गई, और तहकीकात करी गई तो ये पाया गया कि आसाम में कई सारे लोग हैं जो लगभग 1971 के बाद से, जब बांग्लादेश बना था उसके बाद से कई सारे बांग्लादेशी ऐसे हैं जो गलत तरीके से आसाम में आ गए हैं। और इन्होंने आसाम में आकर के न सिर्फ वहां की जनसंख्या बढ़ा दी है, वोटर लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है, वहां के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, नॉर्मल लोगों के राइट्स को मार रहे हैं और जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। तब वहां पर एक मूवमेंट खड़ा हुआ 1979 से लेकर के 1985 तक, 1979 से लेकर के 1985 तक। इस मूवमेंट को ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन ने चलाया। 6 साल तक ये मूवमेंट चला, और इसमें इस स्टूडेंट यूनियन की ये डिमांड थी कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी भारत में आ गए या आसाम में आ गए, इन्हें यहां से बाहर किया जाए। तो उसी बाहर करने की दिशा में ये अकॉर्ड किया गया था कि ठीक है हम बाहर करवाएंगे, सरकार ने कहा। और इसीलिए वहां पर एक तरीके से छांटा छूंटी करी गई, ढूंढा गया कौन कौन है, वो सबको बाहर किया गया। इसी को कहते हैं आसाम अकॉर्ड। आप सुनिए, और इसमें यह कहा गया कि देखो, जो लोग 1 जनवरी 1966 तक आसाम में आ गए वो लोग तो आसाम के हैं, और जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद आसाम में आए वो आसाम के नहीं माने जाएंगे। यह आसाम अकॉर्ड का था। और सेम आसाम अकॉर्ड एनआरसी इन्होंने कराया था अपना, उसी को एनआरसी कहते हैं। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये चेक किया जाता है कि आप सिटीजन है कि नहीं है। आसाम में एनआरसी कराई गई कि भाई ये चेक करो आसाम के हैं कि नहीं है। ये आसाम में एनआरसी सबसे पहले 1951 में कराई गई थी। मैंने आपको बताया था ना, यहां पर 1951 में सबसे पहले कराई गई थी, जब नेहरू लियाकत पैक्ट आया था। ये रहा नेहरू लियाकत पैक्ट जो आया था, इसमें 1951 में एनआरसी सबसे पहले कराई गई थी आसाम में, कि छांटिए आसाम में तो नहीं आ गए पाकिस्तानी लोग गलत तरीके से, तो आए हुए थे वहां पर, तो तब छांटा। उसके बाद छांटा आपका 1985 में, जब ये पैक्ट किया गया, आसाम अकॉर्ड किया गया, ठीक है ना, तब यहां छांटा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, अभी हाल फिलहाल में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई ऐसा है कि जो आपने एनआरसी कराई थी ना आसाम में 1951 में, अब उसे एक बार फिर से करा लो। सरकार ने कहा अच्छा फिर से कराएं, हाँ फिर से करा लो। तो 2013 में तो बीजेपी शासन में नहीं थी, उस समय एनआरसी फिर से कराई गई आसाम में, और 2013 से लेकर के 2019 तक एनआरसी करी गई और लोगों को छांटा गया कि अरे भाई तुम बांग्लादेशी बाहर आओ, तुम अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, सिटीजन हो नहीं हो, बाहर आओ बाहर आओ। इनको छांटा गया, और जो सिटीजन नहीं थे भारत के उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा गया। आसाम में यह हुआ था। तो क्यों ना छांटे भैया, हम अपने देश में क्यों ना छांटे। खैर, तो अब एनआरपी और एनपीआर और एनआरसी में भी अंतर देख लेते हैं। ये अंतर क्या है, देखो, कभी भी हमारे देश में जब सेंसस होना होता है, जनगणना होनी होती है, उससे 1 साल पहले एनपीआर कराया जाता है। एनपीआर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये सिर्फ आपकी पॉपुलेशन देखता है। जैसे आपके शहर में टीम आएगी, वो ये चेक करेगी, अच्छा आपका नाम क्या है, फलाना, आप कहाँ के हो, यहाँ के हो, आपने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया के हैं, अच्छा ऑस्ट्रेलिया के हो, अच्छा तो यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हो, कि हम रहते 6 महीने से रहे हैं और अगले 2-2.5 साल और रहेंगे क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं 3 साल की, ठीक है, तो आपका नाम हम लिख लेते हैं। तो ऐसा नागरिक जो भारत में 6 महीने से रह रहा हो या 6 महीने तक और रहने वाला हो, ऐसे नागरिक को हम इस एनपीआर में दर्ज कर लेते हैं। वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है कि आप नागरिक हो कि नहीं, ये बस एक सर्टिफिकेट है कि जनसंख्या तो देखें कि आप पर कितने लोग हैं, चाहे बाहर के हो, चाहे अपने हो, चाहे कोई हो, सबका नाम इसमें लिख लिया जाता है। जब इसमें नाम लिख जाता है, उसके बाद ये लिस्ट जाती है
रजिस्ट्रार के पास, जो लोकल लेवल पर रजिस्ट्रार होता है उसके पास जाती है और इस लिस्ट को अच्छे से देखता है वो। और देखने के बाद कुछ नाम इसे डाउटफुल लगते हैं कि यार ये कुछ आदमी ठीक नहीं है, ये लगता है ऑस्ट्रेलिया का है, ये ना आदमी डॉक्यूमेंट दे रहा है लेकिन इसके डॉक्यूमेंट कुछ परफेक्ट नहीं लग रहे, ऐसे करके अलग अलग नामों को छांट लेता है। उनको फिर से बुलाता है कि अरे दोबारा आओ और ये बताओ आपका कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वो कहने नहीं हमारी गलती हो गई थी, ठीक हो गया था। या कोई आएगा अरे हमारा नाम रह गया, जो भी है तो ठीक है, उसे ठीक करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रजिस्ट्रार से भी मान लो कोई गलती हो गई तो ऊपर वो अपनी लिस्ट भेजता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को। अगर आपको लगता है कि हमारा नाम नहीं आया या आ गया है तो गलत आ गया, या कोई डॉक्यूमेंट गलत आ गया है, नहीं आया, जो भी दिक्कत है सिटीजनशिप से लेकर के, वहां जाके चेक करा लो। उसके बाद और ऊपर तक जाता है, ऐसी नेशनल लेवल तक जाती है वो लिस्ट। तब जाके छांटा जाता है कि इसमें से कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं है। तो फिर जो आप ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे ना, जिसका नाम एनपीआर में आ गया था, आपका नाम एनआरसी में नहीं आएगा। एनआरसी में उन्हीं लोगों का नाम आएगा जिनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट थे जिससे उनकी नागरिकता का प्रमाण होता है, नागरिकता प्रूफ होती है, उनकी सिटीजनशिप प्रूफ होती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक भारत का मुसलमान जो कायदे से भारत का ही मुसलमान है और उसके पास डॉक्यूमेंट हैं पूरे, तो क्या उसे इस चीज से डरना चाहिए? या उसे इस चीज से डरना चाहिए? फिर कौन है जो इसका विरोध करेगा? विरोध वही तो करेगा जो यहाँ का नहीं है। इसीलिए एनआरसी का विरोध हो रहा है कि हम पकड़े ना जाएं। और एक चीज सुनिए, जो एनपीआर लाया गया था ये पहली बार नहीं लाया गया, अभी तो हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ सीए लागू हुआ है, ये दोनों होंगे भविष्य में। एनपीआर के जो रूल्स हैं 2003 में सबसे पहले लाए गए थे, लेकिन एनपीआर करवाया 2010 में गया था। क्यों? क्योंकि 2011 में हुई थी जनगणना, सेंसस, तो एक साल पहले कराया। और उस समय 14 इंफॉर्मेशन पूछी जाती थी लोगों से। अच्छा आपका नाम क्या है, कब से रह रहे हो, अच्छा कहां पढ़ते हो, कब तक पढ़े हो, पूरा 14 इंफॉर्मेशन। तब तो कोई कुछ नहीं बोला। फिर इसको अपडेट किया गया 2015 में, सरकार ने कहा अपडेट करेंगे, अपडेट किया। और अपडेट करने के बाद इसे 2020 में कराना था, करा नहीं पाए कोविड की वजह से, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी, तो 2020 में कराना था। और इसमें 7 इंफॉर्मेशन सरकार ने और जोड़ी थी कि 14 तो ये पूछेंगे पूछेंगे, 7 और पूछेंगे। इनमें क्या था कि आपकी माता का नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, ये पहले ही पूछते थे। ये दोनों रहने वाले कहाँ के हैं ये पूछेंगे, कि माता कहाँ की है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, आप कहोगे हमें नहीं पता, तो कोई बात नहीं। पिता का जन्म कहाँ हुआ था, आपने हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको बतानी है। ऐसे इसमें आधार कार्ड दिखाना है, आपको लाइसेंस दिखाना है। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आधार कार्ड मत मांगो, किसी का आधार कार्ड मांगना ठीक नहीं है। तो ठीक है, आधार कार्ड नहीं मांग रहे, जरा सी बात है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो जो चीज पहले हो चुकी है वही दोबारा होनी है, इस पर बवाल क्यों? और इसके बाद एनआरसी होनी है क्योंकि ये छट जाए कि कौन है कौन नहीं, इस पर बवाल क्यों? आप ही मुझे बताओ क्यों बवाल? और सीएए से हम वहां की माइनॉरिटीज को यहां पर बुला रहे हैं, इससे यहां के लोग परेशान क्यों? यहाँ के मुसलमान को तो कोई नहीं भगा रहा। यहाँ का मुसलमान कायदे से अगर यहीं का है, बांग्लादेशी नहीं है, रोहिंग्या नहीं है, तो क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत कुछ लोगों को है, कुछ लोगों को, कुछ मीडिया वाले हैं, कुछ यूट्यूब वाले हैं, कुछ अखबार वाले हैं, कुछ कॉलेज वाले हैं, कुछ यूनियन है, इनको दिक्कत है। इनको दिक्कत क्यों है? कि इनकी जो सत्ता है ना, वो इन्हीं सब चीजों से चलती है। कह रहे हैं इंडिया नीड्स जॉब एंड एजुकेशन, नो एनआरसी। क्यों नहीं करें भैया एनआरसी? आपको पता भी है एनआरसी क्या है? नो सीए, क्यों ना करें भैया सीए? इनको क्या दिक्कत है? लेकिन इनको फंड दिया जाता है। अब इन जो मोहतरमा है इनसे आप पूछिए, आपको पता है सीए क्या होता है? मोहतरमा बता नहीं पाएंगी, गारंटी है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाले देश हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। तो मानिए ना, अगर ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होती ना, तो सुप्रीम कोर्ट इसको पहले ही गिरा चुका होता। आपने देखा था धारा 370 का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मामला बिल्कुल ठीक है, धारा 370 हटाइए, सरकार ने कोई गलत नहीं किया। जब भी देश में कोई चीज गड़बड़ होनी होती है ना, सुप्रीम कोर्ट उसे पास ही नहीं होने देती, पहले ही गिरा देती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं गिराया तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक। और दूसरा, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी ही दुहाई देनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो धारा 44 है, आर्टिकल 44, उसमें लिखा हुआ है कि देश में यूसीसी होना चाहिए, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की सरकार चर्चा करती है, तब क्यों कहते हो कि नहीं होना चाहिए? तब चलो ना कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलना है तो शाहबानो केस में सरकार ने 1985 में यह कहा था कि शाहबानो, तुम्हारे पति ने तुमको तलाक दे दिया है, तो तुम्हारे पति की जिम्मेदारी है कि तुम्हें भत्ता दे, और तुम्हारे पति की जिम्मेदारी है कि तुम्हारा आगे का फाइनेंशियल ख्याल रखे। तो इस पर तो सब लोग खिलाफ हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट के, सरकार कोर्ट के खिलाफ हो गए थे। फिर सरकार, राजीव गांधी की सरकार एक एक्ट लेकर के आई थी और सुप्रीम कोर्ट के इस नियम को बदला था। तब आपने रिलीजन के बेसिस पर नियम क्यों बदल दिया था? तब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था क्या? सवाल यही है। तो मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि आप जानकारी के अनुसार चीजें मान करके चलना चाहते हैं या प्रोपेगेंडा में बस फंस करके किसी की भी साथ खड़े हो लेना चाहते हैं।
प्रूफ्स आपके पास हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है आपके पास है, इन देशों ने क्या किया आपके पास है, इतिहास में क्या हुआ आपके पास है, फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया आपके पास है, और विवेक आपके पास है। अपने विवेक से निर्णय लें। देश हमारा है, हम सब भाई बहन हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो। हमें किसी की बातों में नहीं आना, यही मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है। जय हिंद।